सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया। आप देख रहे हैं गोयल स्टडी का ऑनलाइन चैनल। इस पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में अक्षांश के बारे में कुछ चर्चा की थी, उसी को लेते हुए हम आगे चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जो अक्षांश क्या होते हैं, कितने हैं, उनकी विशेषता है, उनका हमने अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि और कौन कौन से मुख्य अक्षांश हैं। देखिए, हमने पहले बात की थी पिछले वीडियो में, जो ये है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके बारे में। दूसरा जो है कर्क रेखा, जो आपको पता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और ये हो गया अपना 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में जो मुख्य अक्षांश है, इसके बारे में हम देखा था। 23.5 डिग्री ये कौन सा है? दक्षिणी अक्षांश। दोस्तों, इसका नाम है मकर रेखा, यह है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और यह है कर्क रेखा। इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है उस पे और कौन कौन से मुख्य अक्षांश है, उसका हमको अध्ययन करना है। देखिए, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तर में, भूमध्य रेखा से जो उत्तर है वहाँ पे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये एक मुख्य अक्षांश है दोस्तों। और इसका नाम है आर्कटिक वर्त या आर्कटिक रेखा। आर्कटिक वर्त कह सकते हैं या आर्कटिक रेखा कह सकते हैं। इसका नाम आर्कटिक क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, इसी पे इसका नाम क्या हो गया है? आर्कटिक वर्त। फिर आपको देखना है कि और कौन सा मुख्य अक्षांश है, तो भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से दक्षिण में, यह आपको देखना है, ये दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में 66.5 डिग्री, दक्षिण दिशा में 66.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है वो भी एक मुख्य अक्षांश है, ये आपको देखना है। और इसका भी एक नाम है, इसका नाम है आर्कटिक वर्त। आर्कटिक ऊपर वाला हो गया, इसका नाम है अंटार्कटिक वर्त। अंटार्कटिक रेखा कह सकते हैं या अंटार्कटिक वर्त कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पृथ्वी पर जो मुख्य अक्षांश है उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो एक कौन सा है? भूमध्य रेखा, उत्तर में है कर्क रेखा और आर्कटिक वर्त, और ये हो गया उत्तरी ध्रुव। और ये कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री, इसे हम बोलेंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और दक्षिण में है, इसे हम बोलेंगे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दोस्तों, आपको मुख्य अक्षांशों के बारे में ये ध्यान रखना है। अब आपको देखना है कि ये मुख्य अक्षांश है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूर्य कर्क रेखा से कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, सूर्य कभी भी जो मकर रेखा है उससे नीचे नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है कि सूर्य सर्वाधिक किन अक्षांशों में चमकता है, तो आप कह सकते हैं कि कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है कि अक्षांशों से हम जलवायु का अध्ययन करते हैं। देखिए, पृथ्वी पर कटिबंध है, 3 कटिबंध है, हम उनका अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी पर जो 3 कटिबंध है वो कहाँ पर है, उसके बारे में आपको देखना है। तो देखते रहिए दोस्तों, हमारे चैनल को आप शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंटों को ये जो कक्षाएं हैं उपलब्ध हो जाए। देखिए, हमें देखना है कि पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं। पृथ्वी पर कटिबंध, पृथ्वी पर 3 कटिबंध है, उनका आपको अध्ययन करना है कि 3 कटिबंध कौन कौन से हैं और कहाँ स्थित है। फिर हम देखेंगे भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में कटिबंध से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो पहला कटिबंध है और वो है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। अब आपको देखना है कि ग्लोब में जो है उष्ण कटिबंध कहाँ पड़ता है।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो कर्क रेखा है इसे मैं कह सकता हूँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और एक नीचे है मकर रेखा, इसे मैं कह सकता हूँ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इनके बीच का जो पूरा का पूरा अक्षांशीय भाग है इसे हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। ये आपको ध्यान रखना है, ये हो गया अपना उष्ण कटिबंध। देखिए उष्ण कटिबंध की विशेषता क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उष्ण कटिबंध में कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक जो सूर्य होता है वर्ष में एक बार दोपहर के समय ठीक सिर के ऊपर सीधा चमकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक वर्ष में एक ना एक बार कभी ना कभी इन अक्षांशों पे सीधा चमकेगा। तो एक प्रश्न बनेगा अच्छा सा कि सूर्य पृथ्वी के कितने अक्षांशों पर वर्ष में केवल एक बार सीधा चमकता है। तो दोस्तों वो दो अक्षांश होंगे, एक तो होगा कर्क रेखा और एक कौन सा होगा, मकर रेखा। क्योंकि मकर रेखा पे 22 दिसंबर को केवल वर्ष में एक बार, और कर्क रेखा पे आपको पता है 21 जून को वर्ष में एक बार सूर्य सीधा चमकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है कि ये हो गया अपना 21 जून और मकर रेखा पे है 22 दिसंबर। फिर आपको देखना है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे मैंने आपको बताया था एक है 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। 23 सितंबर ये दो दिन है जब भूमध्य रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है। अब आपको देखना है कि ऐसा कैसे बनता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। देखिए कि यहाँ पर अपना ये भारत है, हम भारत के संदर्भ में या राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जब 22 दिसंबर होगा तो सूर्य भारत से सर्वाधिक दूरी पे होगा और भारत में क्या होगी, तो आप बताओगे कि सर्दी होगी। फिर क्या होता है, 22 दिसंबर के बाद में सूर्य उत्तरायण हो जाता है, तो धीरे धीरे चलने लगता है भारत की ओर। और आपको ध्यान रखना है कि 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधा चमकेगा 21 मार्च को। तो यहाँ पे कितने महीनों का अंतर हुआ, दिसंबर बाद जनवरी और फरवरी। फिर आपको देखना है 21 मार्च को कहाँ पे आ गया है, भूमध्य रेखा पे। और भूमध्य रेखा पे सीधा आने से जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे दिन और रात का जो समय होगा वो समान होगा। अब देखो आप कि सूर्य 21 मार्च के बाद, मार्च है, अप्रैल है, मई है, 2 महीनों का अंतर आ जाएगा और 21 जून को कहाँ पर आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा पे। और कर्क रेखा पे आपको पता है सीधा चमकेगा। फिर आपको पता है कि कर्क रेखा से सूर्य कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, वापस कहाँ आएगा, दक्षिण में, सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा। फिर आप देखो जून के बाद में जुलाई है, अगस्त है, 2 महीनों का अंतर हो गया और क्या आ गया, सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य वापस कहाँ आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है भूमध्य रेखा पर। और यहाँ पर क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध वे दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन और रात है वो समान होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ष में कब दिन व रात समान होते हैं, तो वो 2 दिन है, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब देखिए इससे आगे ये वाला पूरा का पूरा भाग है, ये किस में आता है, उष्ण कटिबंध में। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो दूसरा कटिबंध कौन सा है, दोस्तों दूसरा कटिबंध है वो है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। अब आपको देखना है कि अपना जो ग्लोब है यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध कहाँ आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इससे ऊपर उत्तर में है आर्कटिक वर्त, आप कह सकते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये पूरा का पूरा जो भाग है जो उत्तर में, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर है मकर रेखा, इसे हम कहेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर आपको देखना है इसके दक्षिण में जो अंटार्कटिक वर्त है उसे हम बोलेंगे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और मकर रेखा से अंटार्कटिक वर्त है उसके बीच वाला भाग, पूरा का पूरा जो भाग है
उसमें भी क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध। तो दोस्तों ये कौन सा हो गया है, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध को उपोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। शीतोष्ण कटिबंध ये हो गया अपना उष्ण कटिबंध और ये हो गया अपना शीतोष्ण कटिबंध। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ सर्वाधिक गर्मी होती है, यहाँ पर गर्मी सर्दी बराबर होती है, इसी इसका नाम क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। फिर आपको देखना है तीसरा मुख्य कटिबंध कौन सा है। तीसरा और अंतिम जो मुख्य कटिबंध है उसका नाम है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। दोस्तों आपको देखना है कि शीत कटिबंध जो अपनी पृथ्वी है उसका छोटा रूप जो ग्लोब है वहाँ पर कहाँ स्थित है वो आपको देखना है। तो दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पर है उत्तर में आर्कटिक वर्त, उत्तर में हो गया आर्कटिक वर्त, और उत्तर में जो उत्तरी ध्रुव है जिसे हम कहते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आर्कटिक वर्त को हम बोलते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसके बीच का जो भाग है, इस बीच वाले भाग में शीत ऋतु होती है, या आप कह सकते हैं कि शीत कटिबंध होता है, शीत कटिबंध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसा का वैसा दक्षिण में आपको देखना है कि अंटार्कटिक वर्त जिसे हम बोलते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, वहाँ से लेके दक्षिण में जो दक्षिणी ध्रुव है, या आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ तक का जो भाग है, ये पूरा का पूरा भाग है, ये भी शीत कटिबंध में आता है, ये भी शीत कटिबंध में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको देखना है कि पृथ्वी पे 3 कटिबंध है, बीच वाला उष्ण कटिबंध, फिर ऊपर आपको देखना है शीतोष्ण, इसके नीचे शीतोष्ण, और जो ध्रुवों के पास में है वो है शीत कटिबंध, और नीचे भी ध्रुव के पास में कौन सा है, शीत कटिबंध। अब आपको देखना है कि जो कटिबंध है भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में कैसे प्रश्न आते हैं उनके बारे में आपको देखना है। अगर आपसे पूछे कि अपना भारत देश किन कटिबंधों में आता है, तो दोस्तों आपका उत्तर होना चाहिए कि भारत देश है वो 2 कटिबंधों में आता है। देखिए आप, ये अपना भारत है, भारत 2 कटिबंधों में कैसे हैं कि जो कर्क रेखा है वो लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, और कर्क रेखा से जो नीचे वाले राज्य है वो किस में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उष्ण कटिबंध में। फिर आपको देखना है कि कर्क रेखा से ऊपर वाले राज्य, जो कर्क रेखा है इससे जो ऊपर है वो राज्य है वो किस में आते हैं, तो आपको बताना है शीतोष्ण कटिबंध में। तो भारत देश है वो उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध में आता है। दोस्तों हम राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में देख रहे हैं, तो राजस्थान के बारे में देखेंगे कि राजस्थान है वो किस कटिबंध में आता है मुख्य रूप से। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम राजस्थान के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों ये पृथ्वी पर कटिबंध है। अब आपको देखना है कि राजस्थान जो अपना प्रदेश है उसमें कटिबंध कौन कौन से हैं, ये आपको देखना है। कटिबंध से आप जलवायु का पता लगा सकते हैं। देखिए राजस्थान में ये अपना राजस्थान बन रहा है। दोस्तों राजस्थान में आपको देखना है कि राजस्थान कितने कटिबंधों में आता है। अब देखिए राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपको पता है 23 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और उससे ऊपर आपको पता है कि एक रेखा है और उसका नाम है कर्क रेखा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। 2 जिले कौन कौन से हैं, उनका कुछ भाग आता है। 2 में आपको ध्यान रखना है, पहला है बांसवाड़ा जहाँ से सर्वाधिक गुजरती है, और दूसरा है अपना डूंगरपुर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में भी 2 कटिबंध है। 2 कटिबंध कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो आता है उष्ण कटिबंध।
तो उष्ण कटिबंध तो थोड़ा सा है, जो आपको पता है कि 23.5 डिग्री से नीचे वाला भाग है। जो उष्ण कटिबंध है वो डूंगरपुर के कुछ हिस्से में और बांसवाड़ा के कुछ हिस्से में है, लेकिन अधिकतर राजस्थान का जो भाग है वो आता है शीतोष्ण कटिबंध में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो आता है शीतोष्ण कटिबंध में, लेकिन डूंगरपुर व बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने राजस्थान का जो परिचय है वो स्टार्ट किया था, उसमें पहला बिंदु था अवशेष या भाग, उसका हमने अध्ययन किया था। दूसरा बिंदु है अक्षांश व देशांतर, तो आज हमने अक्षांश के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा जो अगली अपनी क्लास होगी उसमें हम देशांतर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है वो देखेंगे। उसके बाद में राजस्थान की स्थिति, उसके बाद में चौथा बिंदु होगा राजस्थान का क्षेत्रफल व आकार, और राजस्थान परिचय टॉपिक का जो अंतिम बिंदु है वो पांचवा, वो है जिले व सीमाएँ। तो दोस्तों नमस्कार, आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप अगला जो वीडियो होगा आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले जो आपको कक्षाएं मिली है उनका आप अध्ययन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।